कंटिन्यू करते हैं अपने फंडामेंटल राइट वाली सीरीज़ को। एंड अभी हम क्या करेंगे, हमें कंप्लीट करना है इस वीडियो में अपने इस चैप्टर को। सो वी वर ऑन द आर्टिकल 25 जो कि बात करता है राइट टू रिलीजन की। आर्टिकल 25 ये कहता है कि जितने भी पर्सन हैं, ऑल पर्सन मीन दैट सिटीजन प्लस फॉरनर, दोनों को ही अधिकार है कि उनके पास फ्रीडम है कंसाइंस का, मतलब अपने मन में वो क्या सोचते हैं उस चीज़ का। राइट टू फ्रीली प्रोफेस करने का, कि आप फ्रीली प्रोफेस बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो अपने रिलीजन का। आर्टिकल 25 कवर करता है नॉट ओनली रिलीजियस बिलीव्स को बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। तो दोनों चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ बिलीफ की बात करने नहीं कर रहा है, इस प्रैक्टिस की भी बात कर रहा है। मोर ओवर दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारी राइट है, ये दोनों सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। हाउएवर जो ये राइट्स हैं आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मतलब इनके ऊपर कुछ पब्लिक ऑर्डर की वजह से रिस्ट्रिक्शन, मॉरलिटी की वजह से रिस्ट्रिक्शन, हेल्थ की वजह से रिस्ट्रिक्शन, या किसी भी अदर प्रोविजन से रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ टू। अब इस आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं कि आप उनको बदल दोगे बिकॉज यू हैव अ राइट टू रिलीजन, या फिर रोक दोगे स्टेट को कि वो एनी अदर लॉ ना बनाएं चीज़ों को रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किसी भी तरीके की इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या अदर सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस है, या फिर प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, या फिर अगर कहीं पे रिफॉर्म की ज़रूरत है ना, तो वहाँ पे रिफॉर्म भी कर सकती है गवर्नमेंट, चाहे तो रेगुलेट भी कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, एंड सोशल वेलफेयर के लिए रिफॉर्म भी कर सकती है। आप देखिए जैसे रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकती है, आप सड़क पर जाके नमाज़ पढ़ोगे ना, सो उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, बैन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। देखिए आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन आप उसको इस तरीके से करिए ना कि पब्लिक ऑर्डर है ना वो ख़राब ना हो। रेगुलेट भी कर सकती है, ठीक है, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म भी करा सकते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था ट्रिपल तलाक को बैन कर देना, इस तरीके से। नाउ आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम देता है रिलीजियस अफेयर की, ठीक है, कि आप अपने मैनेज कर सकते हो अपने खुद के रिलीजियस अफेयर को, लेकिन ऑफकोर्स इस पर भी पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ, इसकी भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। ये जो राइट है ना हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को मिला है। अब रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होती है ना, ये हमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है इस आर्टिकल के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने है ना कुछ कंडीशंस बताई हैं कि क्या रिलीजियस डिनोमिनेशन होता है। देखिए जिसका भी एक सिस्टम है बिलीफ का, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उसके पास, और एक अलग नाम होना चाहिए। तो ये कुछ 2-3 कंडीशंस है जिसके बेसिस पे कुछ रिलीजियस डिनोमिनेशन होते हैं। जो राइट है ये रिलीजियस डिनोमिनेशन को ही मिलता है कि वो अपना इस्टेब्लिश कर सकती है, मेंटेन कर सकती है अपने इंस्टीट्यूशन रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, अपने अफेयर्स को खुद से डील कर सकती है, मैनेज कर सकती है, ओन एंड एक्वायर भी कर सकती है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है ऐसी प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लॉ के दायरे में रह के ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, एडमिनिस्टर भी कर सकती है। समझ में? लाइक द राइट्स अंडर द आर्टिकल 25, द राइट्स अंडर द आर्टिकल 26 आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। वही मैंने बताया कि दोनों ही राइट्स पे हमारी रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल लग सकती हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, बट नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट, ठीक है। नेसेसरी कंडीशंस मैंने बता ही दिया। नाउ आर्टिकल 27 की अगर मैं बात करूँ तो ये कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि देयर कैन बी नो टैक्सेस, ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता सरकार के थ्रू, द प्रोसीड्स ऑफ विच, जिसका पैसा डायरेक्टली यूज़ किया जाए प्रमोशन या फिर मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एक टैक्स लगाएगी और कहेगी अब जो भी पैसा इस टैक्स से आया हम क्या करेंगे, उसका पैसा, उसका जो पैसा है उसको एक ही रिलीजन की प्रचार में, मेंटेनेंस में, प्रमोशन में लगा देंगे। तो ये जो प्रोविज़न है प्रोहिबिट करता है ओनली लेवे ऑफ टैक्सेस। ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ टैक्सेस को लगाने से मना करता है, फ़ी को नहीं। फ़ी लगाई जा सकती है। दस अ फी कैन बी लीव्ड ऑन पिलग्रिम्स टू प्रोवाइड दैम सम स्पेशल सर्विस और सेफ्टी मेजर्स। फीस लगाई जा सकती है जैसे जो पिलग्रिम्स होती है ना, पिलग्रिम लाइक जो भी रिलीजियस दैट इज़ जैसे कि कुंभ का मेला लगा, भी कुंभ है ना, कुंभ के मेले में जो गए हैं वो क्या है, हमारे पिलग्रिम्स हैं, एंड उन पे टैक्स लगाया जा सकता है। फिर या तो फीस लगाई जा सकती है, नॉट टैक्स, क्योंकि कुंभ को मेंटेन गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए, तो उस फीस के थ्रू वो पैसा हो जाता है, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर सम स्पेशल, क्योंकि स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें खर्चा आ रहा होगा, इस तरीके से। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कि आपको अटेंड करना नहीं पड़ेगा, आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं सुननी पड़ेगी। अब ये जो आर्टिकल है परमिट करता है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि मेंटेन बाय रिलीजियस ग्रुप्स है टू डिसेमिनेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन,
कि अगर कम्प्लीटली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सरकार का कोई रोल नहीं है, वो जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आप प्रचार कर सकते हो अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का। जैसे कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको होली मेंटेन बाय द स्टेट है, वहाँ पे तो कम्प्लीटली प्रोहिबिट होता है, वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वहाँ पे बिल्कुल प्रचार नहीं कर सकते हो जो सरकारी स्कूल्स हैं कम्प्लीटली। लेकिन उसके अलावा आप हर तरह के जो भी आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अपना प्रचार कर सकते हो। बस इतना जानना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं कल्चरल एजुकेशनल सेफगार्ड, कल्चरल राइट्स, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हम जिनको कहते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 29 है जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये प्रोवाइड करता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ध्यान रखने वाली बात है, वैसे तो इसमें माइनॉरिटी लिखा है लेकिन ये हर एक भारतीय को राइट दिया जाता है, रिसाइडिंग इन इंडिया, जो भी इंडिया में रह रहा है, हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, जिसके पास भी अपना खुद का कल्चर है, खुद की भाषा है, खुद की स्क्रिप्ट है, द राइट टू कन्वर्स देयर कल्चर, कंजर्व कि उनके पास अधिकार है कि वो बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को। The state shall not deny admission into educational institution maintained by or it or those that received aid from it to any person based on only of race, religion, caste, language और any of them। वो कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो डिनाई नहीं करेगा एडमिशन कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस बेसिस पे कि आप किस धर्म से हो, किस रेस से हो, किस रिलीजन से हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज है, बचाना लैंग्वेज को, इंक्लूड द राइट टू एगिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। इवन आप मतलब एगिटेट का मतलब है यू कैन डिमांड, है ना। हैंस द पॉलिटिकल स्पीचेज और प्रोमिसेस मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स डज नॉट अमाउंट टू द करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द RPA। इस दैट इज़ वाई जो पॉलिटिकल स्पीचेज होती हैं, प्रोमिसेस होती हैं जो हमारे पॉलिटिशियन करते हैं कि हम तो लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो वो कुछ गलत नहीं है, वो एक तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं आती हैं अंडर द RPA, क्योंकि एक तरीके से फंडामेंटल राइट है अपनी लैंग्वेज, अपने धर्म, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने का। आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कहता है जो माइनॉरिटीज़ उनके पास अधिकार है कि वो अपना बना सकती हैं और उसको चला भी सकती हो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। जो राइट है ये गिवन टू माइनॉरिटीज़ टू फॉर्म एंड गवर्न देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, की आप बना सकते हो और आप गवर्न भी कर सकते हो अपने खुद के जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन संस्थाएं होती हैं। आर्टिकल 30 इज़ ऑल्सो कॉल्ड चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स, भी हम इसको कहते हैं। पूछ लेंगे किसको कहते हैं तो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना हमेशा। इसका सब क्लॉज फर्स्ट कहता है ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ध्यान रखने वाली बात है, हमने रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की यहाँ पे बात करी है, उनके पास राइट है कि वो इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने चॉइस का। The state shall not, when granting aid to education institution, discriminate against any education institution on the ground that it is under the management of minority, whether based on religion or language। वो कह रहा है जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जनरली क्या करती है हमारे पे पॉजिटिव वो है सेकुलर्स, तो हम क्या करते हैं, हम एड देती है, गवर्नमेंट एड देती है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो वो कह रहा है कि बिकॉज वो माइनॉरिटी का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उस पर ऐसा नहीं है कि इसको तो एड दे देगी और उसको नहीं देगी, तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती है, मतलब ये भेदभाव नहीं कर सकती है। द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शेल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटेड टू दैम। ये कह रहा है जो कंपनसेशन अमाउंट आपने फिक्स करा है ना बाय द स्टेट ने फिक्स करती है फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जिससे हुआ क्या, समझ लो यहाँ पे कोई माइनॉरिटी का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, अब हुआ क्या, यहाँ पे एक रोड जाने लगी तो उसका कंपनसेशन का पैसा दे देगी सरकार। तो कह रहे हैं कि ये क्या है, ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी है, और अगर वो इस तरीके से आपको कंपनसेशन पे करके उस जगह को ले लेगी तो वो एक तरीके से आपके राइट का हनन नहीं है। दिस प्रोविजन वॉज एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी की जो इतनी भी चीज़ें हैं वो 44th अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस रिगार्ड। समझ में आया, जो कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन, क्योंकि कंपल्सरी करना ही है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, और वो रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट नहीं कर रही है राइट गारंटेड टू दैम, उनका कोई हनन नहीं हो रहा है इस तरीके से। Thus the protection against under Article 30 is confined only to minorities, ध्यान रखने वाली बात है, religious and linguistic को दी है, and does not extend to any section of the citizens, जैसा कि हमारा अंडर आर्टिकल 29 में हर एक सिटीजन को हक था। आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा है, वो भी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। हाउएवर जो टर्म है ऑफकोर्स ये डिफाइन नहीं है कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है।
नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट राइट, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. राइट दैट इज आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है लीगल मैकेनिज्म, एक ऐसा लॉफुल तरीका जिसको हमारे खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा है, जिससे कि आप सेफगार्ड कर सकते हो और इन्फोर्स करा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स को. आपको राइट्स दे दिए, ठीक है, लेकिन उन राइट्स का इन्फोर्समेंट हो रहा है, उन राइट्स की प्रोटेक्शन हो रही है, वायलेंस नहीं हो रहा, उसके लिए भी तो मैकेनिज्म चाहिए. तो इट इज़ लाइक दैट. राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ गारंटेड. इस राइट के तहत आप अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कराने के लिए, अगर आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली, कोई भी इंडिविजुअल. द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट. पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी एनी अदर कोर्ट को एम्पावर कर सकता है टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स विदाउट प्रोजुडाइजिंग द सेम पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. मतलब सिंपल सी बात है, ये जो पावर है आर्टिकल 32 के तहत ही दी गई है, किसको? हमारी सुप्रीम कोर्ट को ही दी गई है. लेकिन वो कह रहा है कि पार्लियामेंट लॉ ला के बोल दे कि भैया जो लोअर कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट है, वो भी अब इस तरीके से आप वहाँ पे भी जा सकते हो और वो भी रिट इशू कर सकती है रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. तो किसके पास पावर है? ऑफकोर्स पार्लियामेंट के पास पावर है. हेंस द फ्रेज एनी अदर कोर्ट डज नॉट इंक्लूड द हाई कोर्ट. लेकिन एनी अदर कोर्ट में हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है. क्यों नहीं हो रही? बिकॉज हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी आर्टिकल 226 के तहत ये सेम पावर है, ऑलरेडी कन्फर्ड दिस पावर ऑन द हाई कोर्ट. दिस राइट मेक्स द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट. तो एक तरीके से ये राइट क्या है? अपने आप में ही फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला एक राइट है. दस मेकिंग द फंडामेंटल राइट रियल, जो कि अपने आप में फंडामेंटल राइट को रियल एंड प्रैक्टिकल बनाता है. इसके सिग्निफिकेंस पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं ये क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. तो कभी भी आर्टिकल 32 से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है? द कंक्लूजन एंड द इंट्रोडक्शन की डॉक्टर अम्बेडकर ने डिफाइन करा है इसको एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 2 बार इस चीज़ को बोलिए, आराम से अब हो जाए. PYQ का ज्ञान आप मत लीजिए, PYQ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, ओनली द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स अंडर दिस एंड नॉट एनी अदर राइट. ध्यान रखने वाली बात है, ये आर्टिकल जो 32 है ना, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट की बात कर रही है. राइट्स तो हमारे पास और भी होते हैं, और भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, देयर आर ऑल्सो लीगल राइट, देयर इज अ स्टैट्यूटरी राइट्स. हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं. अब कुछ रिट्स के बारे में देख लेते हैं. रिट्स होता क्या है? रिट्स कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या किसी भी कोर्ट का, जुडिशरी का ऑर्डर जो होता है उसको रिट कहता है, जो अलग अलग टाइप के ऑर्डर होते हैं. अब इनकी एजेंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज फिल्म्स में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, समझ लीजिए. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ रिट, किस किस तरीके के रिट होते हैं. मीनिंग समझ लेते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है. कैन बी इशूड अगेंस्ट, आप इसको इशू किसके खिलाफ कर सकते हो. कांट बी इशूड अगेंस्ट, आप इसके किसके खिलाफ इशू नहीं कर सकते हैं. सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस का मतलब एक तरीके का ये ऑर्डर है जो हमारा कोर्ट इशू करता है टू अ पर्सन हु हैज़ डिटेन अनदर पर्सन. ये किसी भी पर्सन के खिलाफ हो सकता है, किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ हो सकता है, किसी के भी खिलाफ हो सकता है, पब्लिक हो प्राइवेट हो, जिसने भी किसी पर्सन को डिटेन कर लिया है. टू प्रोड्यूस द, ओरिजिनली इंस्ट्रक्ट क्या करता है? टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट, कि जाओ और जाके उस इंसान को मेरे सामने जाके लेके आओ. सो डायरेक्ट द रिलीज ऑफ पर्सन डिटेन इलीगली, तो जो भी डिटेन हुआ है इलीगली, गलत तरीके से किसी ने भी किसी को डिटेन कर रखा है, पब्लिक हो प्राइवेट हो, तो उसको ये ऑर्डर देता है कि उस पर्सन को मेरे सामने लेके आओ. कैन बी इशूड अगेंस्ट, अभी किसके खिलाफ इशू हो सकता है? पब्लिक के भी एज वेल एज प्राइवेट भी, क्योंकि कोई प्राइवेट भी तो आपको किडनैप कर सकता है. नो, अभी किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है. देखिए, जब डिटेंशन लॉफुल है, लॉफुल का मतलब है हमने लॉ के थ्रू, लॉफुल प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट ने डिटेंशन किया, गवर्नमेंट कर सकती है. दूसरा है प्रोसीडिंग इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, या फिर उसको डिटेन किया गया है, क्यों? क्योंकि उसने क्या करा है? कंटेम्प्ट किया है लेजिस्लेचर का, बेइज्जती करी है लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट की या फिर कोर्ट की. उसके अलावा डिटेंशन इज़ बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, या फिर किसी कोर्ट का ही ऑर्डर था, कॉम्पिटेंट वो भी है ना, मतलब अपने आप में जो इतना जिसकी जुरिसडिक्शन है कि वो ऑर्डर कर सकता है, उसने ही ऑर्डर किया है डिटेंशन. तो डिटेंशन इज़ आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या फिर जैसे कि जो हमारे डिफेंस वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी से रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा नहीं बोल सकता. तो अगर वो उसकी जुरिसडिक्शन के अलावा डिटेंशन किया गया तब भी वो ये हमारा जो रिट है उसको नहीं कर सकता है बेस कॉर्पस. ठीक है, नहीं नाउ सॉरी, मैंडेमस. मैंडेमस का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है वी कमांड. इस रिट का इशू करने का मतलब है कि किसी को कमांड देना. इट इज़ अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल. ये एक तरीके की हमारी क्या होती है? कमांड होती है, जिसको इशू हमारा कोर्ट करता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के लिए, asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform.
और उसको बोला जाता है आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज़ टू परफॉर्म, जो कि वो परफॉर्म अभी तक नहीं कर पाया, फेल हो चुका है, उसको परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है। नाउ कैन बी इशूड अगेंस्ट, किसके खिलाफ हो सकता है? किसी भी पब्लिक बॉडी के खिलाफ हो सकता है। ठीक है। कॉरपोरेशन के खिलाफ हो सकता है, कोई इन्फीरियर कोर्ट है उसके खिलाफ, ट्रिब्यूनल के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या प्राइवेट के हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी, है ना। इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये कमांड दी जा रहा है कि आप अपनी ड्यूटी फुलफिल करो। तो ड्यूटी तो किसी ऑफिशियल की होगी ना, पब्लिक पर्सन की होगी ना, प्राइवेट की तो हो नहीं सकती है। समझ में आया? नाउ कब ये नहीं किया जा सकता, किसके खिलाफ नहीं किया जा सकता? सबसे पहले ध्यान रखने वाली है प्रेसिडेंट, गवर्नर्स के खिलाफ ये नहीं हो सकता है, और ना ही ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपने आप में बड़ी अथॉरिटीज़ होती हैं, तो इनके खिलाफ आप जो है रिट जो है कमांड नहीं दे सकता जुडिशरी। ठीक है। उसके अलावा कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी है, उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते हो, या फिर किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स कराने के लिए दैट डज नॉट पॉसेस स्टैट्यूटरी फोर्स। इसका मतलब क्या है, एक डिपार्टमेंट था, उसने इंस्ट्रक्शन दी किसी ऑफिशियल को, लेकिन उसका ना कोई स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, मतलब कोई लॉफुल बैकअप नहीं है, तो उस केस में भी जुडिशरी कमांड नहीं कर सकती है। व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी, जब जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब कर ये बोला गया है स्पेसिफिकली कि ये डिस्क्रिशन है, आप करना चाहो कर लो, मत करो। ठीक है। टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में भी आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमारे कुछ कारण हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लेना कि मैडम इस कब नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ टू फॉरबिड, दैट मीन्स रोकना। इट इज़ इशूड बाय हायर कोर्ट, जनरली लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को देती है, टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और अस अर्पिंग आ जुरिस्डिक्शन दैट इज डज नॉट पॉसेस। तो ये जनरली हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को या ट्रिब्यूनल्स को देती है इंस्ट्रक्शन, और रोकती है कि सो दैट वो अपनी लिमिट से आगे बढ़ के काम ना करें। तो जनरली जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ ही हो सकता है, तब किसी के खिलाफ नहीं हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, ये सिर्फ और सिर्फ क्वासी एंड जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल को ही हो सकता है, क्योंकि वो बोल ही रहा है हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ठीक है। अब ये सर्टियोरारी क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी हमारा हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को करता है, आइदर टू ट्रांसफ़र अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और स्क्वैश द ऑर्डर, या फिर तो तुमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन को चेंज कर सकता है, या फिर उस डिसीजन को अपने हाथ में लेके दोबारा से डिसीजन सुना सकता है। जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों है जी? यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे क्यों हो पा रहा है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने क्या पता कुछ गलत काम कर दिया, तो उसके गलत काम को सही करने के लिए जुडिशरी को आना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस। लेकिन ये फिर भी लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं हो सकता है। ठीक है। तो प्रोहिबिशन में और सर्टियोरारी में एक ही डिफरेंस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को हो सकता है और ये नहीं हो सकता। क्यू वारंटो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। आप यहाँ क्यों किसी को पूछना। जनरली ये कोर्ट इशू करता है टू इंक्वायर, ये देखने के लिए कि लीगलिटी क्या है, और लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, की अगर कोई किसी पोजीशन पे बैठा है तो क्या वो लीगली बैठा है या नहीं बैठा है। अभी कब हो सकता है? ओनली इन अ केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर। अब ये सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है? मतलब एक फिक्स ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस पब्लिक होना चाहिए, परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए, और उसको लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, तभी तो कर सकते हो, वरना तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी मिनिस्ट्रल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ ये नहीं हो सकता है। ठीक है। मिनिस्ट्रल ऑफिस के खिलाफ ये नहीं हो सकता। मिनिस्टर से नहीं पूछ सकते आप मिनिस्टर ऑफिस में क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये फिर हो जाएगा ना कि एग्जीक्यूटिव के काम में जुडिशरी बिना बात टांगल जा रही है। तो इस रिट वाले पार्ट को दोबारा देख लेना बेशक, और समझ लेना, रुक के कुछ भी लॉजिक लगा के इसको रट लेना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अनलाइक द अदर 4 रिट्स, क्यू वारंटो कैन बी सॉट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीव पर्सन। क्यू वारंटो की जो रिगार्डिंग जो रिट है, वो हमारा कोई भी पर्सन, कोई एनी इंटरेस्टेड पर्सन जाके पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है। देखिए मतलब क्या है, समझो कि एक ऑफिस था, यहाँ पे बबलू की नौकरी थी, बबलू को हटा के यहाँ पे टपलू आ गया, तो ऐसा नहीं बबलू ही जाएगा कोर्ट और बोलेगा कि अब इस टपलू से पूछो कैसे बैठा है। कोई और पर्सन भी जाके बोल सकता है, दैट इज इतना ही मतलब है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट
और द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस। बेसिक चीज़ है। कंडीशंस क्या है इशू ऑफ रिट ऑफ क्यू वारंटो के लिए? ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि ऑफिस कैसा होना चाहिए? पब्लिक, क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, लॉ के थ्रू क्रिएट हुआ, सब्सटेंटिव मतलब सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हैज़ बीन अ कंट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट इन अपॉइंटिंग सच अ पर्सन, या फिर कोई साथ में कोई कमी होनी चाहिए। कंट्रावेंशन मतलब आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अगेंस्ट गए हो वाइल डूइंग दैट अपॉइंटमेंट, ठीक है। नाउ कुछ बेसिक सी चीज़ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट है। कंडीशन नेसेसरी क्या है इशू ऑफ सर्टेरारी में? अभी पढ़ के आए कि देयर शुड बी अ ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चंस अफेक्टिंग राइट्स और सब्जेक्ट्स हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली। कोई भी ट्रिब्यूनल है, कोई पर्सन है जिसके पास जुडिशियल एक्ट करने का एक क्या है हमारा राइट है, और ऐसा ट्रिब्यूनल जो है विदाउट जुरिस्डिक्शन, कि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी फिर भी वो फैसला सुना दे, तो तब उसके खिलाफ सर्टेरारी इशू हो सकता है। नाउ आर्टिकल 33 क्या कहता है? ये जनरली एम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, पार्लियामेंट्री फोर्सेज वगैरह वगैरह। ये कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, छीन सकती है फंडामेंटल राइट जो भी हमारी डिफेंस में जो भी पर्सन काम कर रहे होते हैं। पावर टू मेक लॉ, और इससे रिगार्डिंग लॉ बनाने से रिगार्डिंग जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं, क्योंकि डिफेंस सिक्योरिटी हमारी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। एनी सच लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। ऐसा कोई भी लॉ जो कि हमारा पार्लियामेंट बनाता है कैन नॉट बी चैलेंज, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ फंडामेंटल राइट। इस बेसिस पे कि देखिए ये तो आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज में हमारे नॉन कॉम्बेंट एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। मतलब आर्मी में एक तो होता है कॉम्बेंट जिनके पास हथियार है जो लड़ेंगे, उसके अलावा भी होते हैं डॉक्टर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, कुक्स, चौकीदार, तो वो सब सारे लोग उसके अंदर आते हैं। जब अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो सब पे हमारा आर्टिकल 33 लागू होता है। नाउ आर्टिकल 34 कहता है इट प्रोवाइड फॉर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये कहता है कि जब भी मार्शल लॉ किसी भी टेरिटरी, किसी भी जगह, इंडिया के किसी भी जगह में लगेगा तो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जो एक्सप्रेशन है मार्शल लॉ ये कहीं भी डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसका जनरल मतलब होता है मिलिट्री का रूल। जब हमारी जो दैट इज़ जो ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज आ जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे जो हमारा दैट इज़ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे किसके हाथ में चला जाता है, मिलिट्री के हाथ में चला जाता है। और जनरली हमारी इम्पोज तभी होता है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज, वॉर, इन्वेजन, इंक्रेशन, रेबेलियन, रियॉट, कोई भी वायलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ आ जाता है, वॉयलेंस फैल गया है। आर्टिकल 34 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर ए मार्शल लॉ इज इन फोर्स। ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। इंडेमनीफाई करने का मतलब है माफ़ कर देना किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को या किसी भी पर्सन को जो भी उसने करा है, किस कनेक्शन में, किस चलते, मेंटेन करने में या रिस्टोर करने में ऑर्डर को उस पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे मार्शल लॉ था, क्योंकि मार्शल लॉ का मतलब ही होता है कि मिलिट्री आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन करने में। तो उस दौरान बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, बहुत सारे लॉज का कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो उसकी वजह से वो कुछ भी करता है तो उसको क्या है, छूट दे सकती है हमारी पार्लियामेंट। द एक्ट टू इंडेमनिटी मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज। और इससे रिगार्डिंग अगर कोई लॉ हमारा पार्लियामेंट ले आता है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड। वैसे तो किया जा सकता है बट इस बेसिस पे नहीं किया जा सकता। देखिए ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़। इस चीज़ को देख लेना, कुछ नहीं कह रहा है कि देखिए पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडेमनीफाई कर सकता है। इसका मतलब है कोई पर्सन होगा, मिलिट्री का कोई ऑफिशियल होगा जिसने मार्शल लॉ के टाइम पे कुछ गलत भी किया होगा फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन इस बेसिस पे वो उनको इंडेमनीफाई माफ़ कर सकता है। साथ में इससे रिगार्डिंग पार्लियामेंट लॉ भी बना सकता है और लॉ को चैलेंज नहीं किया जाएगा इन ऑन दैट बेसिस कि ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन था, इस बेसिस पे नहीं किया जाएगा, वैसे किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 35 क्या बोलता है? आर्टिकल 35 कहता है, ये ले डाउन करता है पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शेल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये क्या कहता है कि पावर टू मेक लॉ बनाने की जो पावर है किससे रिगार्डिंग, टू गिव इफेक्ट में लाने के लिए स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स को शेल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही वेस्टेड है। स्टेट लेजिस्लेचर इस रिगार्डिंग लॉ नहीं बना सकता है।
पावर ऑफ पार्लियामेंट ओनली टू मेक लॉज, जैसे कि कोई रेजिडेंस को प्रिस्क्राइब कर सकते हो आप कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, या फिर आप कोर्ट को एम्पावर कर सकते हो अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं हमारे रेट्स को फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, या फिर रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट करना एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, है ना, या फिर इंडेमनीफाई करना किसी गवर्नमेंट के सर्वेंट को या किसी भी अनदर पर्सन, कोई भी एक्ट उसने जब करा हो मार्शल लॉ जब ऑपरेशन में था, या पार्लियामेंट चाहे तो उनके पास और भी पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट क्या होगी कोई भी ऑफेंस के लिए, जैसे कि अनटचेबिलिटी के लिए, ट्रैफिक के लिए। तो फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग कोई भी अगर क्या बनाने हैं हमारे लॉ बनाने हैं तो किसके पास पावर है, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है। बस ये भी मोटी मोटी बात है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, आर्टिकल 35 एक्सटेंड द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन अ स्पेसिफाइड मैटर्स इवन इन दोज मैटर्स विच मे फॉल विद इन द स्पेयर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं एंड स्टेट लेजिस्लेचर का उन पे अधिकार होता है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड है तो पार्लियामेंट चाहे तो उन पे भी लॉ बना सकता है। समझ में आया? ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको 2 बार पढ़ लें। नाउ हम एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं टू द फंडामेंटल राइट कि क्या एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट की। देखिए 31C तो हम अभी पढ़ के आए थे, जिसको हमने 25th अमेंडमेंट से एक्ट से इंसर्ट किया था, जो कि कहता है कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो इस बेसिस पे आप उस लॉ को वॉइड नहीं घोषित कर सकते हो। ठीक है, बेसिक चीज़ है। 9th शेड्यूल हमने पढ़ ही लिया है 31B, ठीक है, जो कि 9th शेड्यूल के एक्ट्स एंड लॉज की बात करता है। उसके अलावा 31A में 5 ऐसे लॉज हैं, 5 ऐसे कैटेगरी ऑफ लॉज हैं इसलिए, जो कि कहता है कि बिकॉज, जो कि क्या कहता है कि इनवैलिड नहीं होंगे ऑन द बेसिस कि आर्टिकल 14 या 19 का वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, बस मोटी मोटी ये चीज़ें हैं। 31A किससे रिगार्डिंग है, 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ, जिनको आप ये नहीं बोलोगे कि ये क्या कर रहे हैं, इनको आप इनवैलिडेट नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। 31B बोल रहा है कि ऐसे एक्ट्स एंड रेगुलेशन है जो कि इंक्लूड है 9th शेड्यूल में फ्रॉम बीइंग चैलेंज। उन एक्ट्स एंड लॉज की बात कर रहा है कि जो 9th शेड्यूल में रहेंगे आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते हो। 31C बात कर रहा है कि अगर कुछ हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लॉ लाते हैं और वो फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन कर रहे हैं तो वो अपने आप में वॉइड नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, दैट इज़ इट। नाउ नेशनल इमरजेंसी मार्शल लॉ में थोड़ा बहुत डिफरेंस बता रखा है, मोटा मोटा आपको पता है। मार्शल लॉ एक ऐसा कंसेप्ट जो हमने इंग्लिश से बोरो करा है, नेशनल इमरजेंसी अपने आप में जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। नेशनल इमरजेंसी का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट पे नहीं पड़ता, बाकी चीज़ों पे, स्टेट सेंटर रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, लेजिस्लेटिव पावर, बहुत सारी चीज़ों पे पड़ता है। वहीं पे जो मार्शल लॉ का इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे पड़ता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान पे जो गवर्नमेंट है, ऑर्डिनरी जो कोर्ट है वो हमारे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वहीं पे जो मार्शल लॉ है उस टाइम पे हमारे कोर्ट सस्पेंड हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी अलग अलग टाइप की और सिर्फ 3 ग्राउंड्स पे लग सकता है, एंड मार्शल लॉ जनरली लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन एंड जनरली टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर। नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड आइदर कंट्री और इन एनी पार्ट, मतलब पूरी कंट्री पे भी लगा सकते हैं फिर किसी पार्ट पे। मार्शल लॉ जनरली एक स्पेसिफिक एरिया पे ही लगता है। नेशनल इमरजेंसी का एक अलग से डिटेल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, आर्टिकल नंबर पार्ट 18, लेकिन मार्शल लॉ का कहीं भी और कहीं एक अलग से प्रोविज़न नहीं है। बेसिक चीज़ें समझ में आई। नाउ अब थोड़ा सा राइट टू प्रॉपर्टी, आपको पता है आर्टिकल जो 31 है, पहले हम राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ बात करते थे, उसको हमने हटा दिया। एंड अब हम अगर हम स्टेटस देखें तो क्या है हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस। देखिए 44th अमेंडमेंट के थ्रू हमने अबॉलिश कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट, रिपील कर दिया था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड आर्टिकल 31 फ्रॉम द पार्ट 3। इंस्टेड इसके अलावा हमने इस एक्ट ने क्या करा, इंसर्ट करा एक न्यू आर्टिकल 300A इन द पार्ट 12 अंडर द हेडिंग राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर। ठीक है, तो अब आज के टाइम पे कहाँ पे पार्ट 12 में है, 300A आर्टिकल के तहत हमने इसको इंसर्ट किया है। ये कहता है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, जो कि कहता है कि किसी भी पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी को नहीं छीना जाएगा। लॉ अगर कहता है तो उसके अलावा नहीं छीना जाएगा, लॉ कहता है तो हम छीन सकते हैं। ठीक है, द राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल रिमेन अ लीगल राइट, ऑल्दो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो आज भी है। दो नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, बट वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ना ही वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इट इज़ अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, एक तरीके का क्या है, लीगल राइट है। ठीक है, जो हर एक पर्सन को है। ध्यान रखना, एनी पर्सन,
मतलब क्या, अक्षय कुमार जैसे कि वो अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार के यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे? नहीं, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो ये सबको मिला है। द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ लीगल राइट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। उनके कुछ फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। इट कैन बी रेगुलेटेड, curtailed, abridged और modified without constitutional amendment by an ordinary law। हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, इसको कर्टेल कर सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी एंड लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं करता है। ध्यान रखने वाली बात है। अगर वायलेशन होता है, एग्रीव पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है ना, उसको प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं है। साथ में नो गारंटेड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। वो कहते कोई गारंटी नहीं है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्टेट एक्वायर कर लेती है तो। लेकिन कहीं पे मिलेगा भी तो किन केसेस में आपको कंपनसेशन मिलता है? आपको उन केसेस में कंपनसेशन मिलता है जहाँ पे स्टेट ने आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करा है, या फिर तो किसी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है, या फिर किसी भी इंडिविजुअल की है। लैंड हेल्ड बाय पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टिवेशन एंड द लैंड इज़ अंडर द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट। कि कोई इंडिविजुअल है, उसकी लैंड को एक्वायर करा गवर्नमेंट ने, एंड वो इंडिविजुअल जो था ना, उसके पास जो ज़मीन है वो एक सीलिंग लिमिट के अंडर है, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। अगर उसके ऊपर होती तो कंपनसेशन नहीं मिलता। समझ आई ये चीज़? बस मोटी मोटी ये चीज़ है। प्रोविजन आपको पता है किसने ऐड करा? 44th अमेंडमेंट एक्ट ने करा, वेल सेकंड प्रोविजन को ऐड 17th अमेंडमेंट ने किया है। दिस इज़ बाय 17 एंड दिस इज़ बाय 44th। ठीक है, बेसिक चीज़ है। PYQ बेसिक चीज़ है। भारत रत्न अवार्ड आपको पता है कि भारत रत्न अवार्ड क्या है? अवार्ड मिलते हैं, ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करती है, ठीक है। और इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 3 ही ये पार्टिकुलरली एक ईयर में दिए जाते हैं, ऑल्दो 2024 में 5 भी दिए गए। पद्म अवार्ड्स भी होते हैं, है ना। ये पद्मा अवार्ड कमेटी रिकमेंड करती है नाम्स को, ठीक है, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। और यहाँ पे सेल्फ नॉमिनेशन भी आप अपना कर सकते हो, और 120 से ज़्यादा ही ना दिया जाए ऐसा बोला जाता है। बेसिक चीज़ें थी। अब ज़्यादा इन चीज़ पे ध्यान मत जाना कि नहीं तो PYQ मसाला। PYQ ऑलरेडी वैसे पढ़ लोगे PYQ वाली सीरीज़ में, तो फालतू में हाँ टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा ही। ठीक है, समझ में आया? तो फंडामेंटल राइट क्या है, लीगल राइट क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, आज क्या उसका स्टेटस है, क्या स्टेटस नहीं है। हमने बहुत अच्छे से 1.5 घंटे में इस पूरे फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को कर लिया है। फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर से मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं, हर साल एक क्वेश्चन जनरली, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्राइवेसी एंड आर्टिकल 21 से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है, एटलीस्ट 4 से 5 टाइम्स इसकी रिवीजन करेंगे। जो क्लॉज रहता है ना, जो दिमाग में नहीं आते हैं, कुछ नया लगता है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है एंड उसको 2 बार कॉपी में लिख लेना है, सो दैट वो दिमाग में छप जाए, ठीक है। बाकी वही रिवीजन करो, फोकस रहो एंड कीप गोइंग।